क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री पोर्शन में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता देना चाहता हूँ। वी ऑफन टॉक अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये वी नीड टू रिमाइंड दैट ऑल दिस वर्ड आल्सो हैव अ हिस्ट्री। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब शब्दों का अपना एक इतिहास है, और इसीलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे, क्योंकि ये चीज़ आती है कि आपने अब तक जो है कुछ अलग तरह की हिस्ट्री पढ़ी है। आपने मुगल पीरियड के बारे में पढ़ा है, ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ा है, एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको एक अलग सी चीज़ें एक अलग तरीके से आपको हिस्ट्री को स्टडी करना है। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको ये चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है और वो चीज़ हमें क्या बताना चाहती है, वो क्यों पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि इस वक्त 9th स्टैंडर्ड में आपकी पूरी सोशल साइंस जो है उसमें आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में के बारे में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। चाहे वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आप पढ़ेंगे, चाहे आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे, या आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या फिर इकोनॉमिकल पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कम्प्लीटली कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इन सब अलग अलग स्फीयर्स में मैनेज करता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसीलिए आपको जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से उस समय कैसी स्थितियाँ पैदा हुई थी, किस तरह के परिवर्तन हुए थे, उस समय का समाज कैसा था, उस समय के समाज ने ये क्यों ज़रूरी समझा, वट एवर द चेंजेस दैट डू ऑकर इन द सोसाइटी, वाई द पीपल स्टार्ट टू फेल्ट a change to be introduced in the society. ठीक है, what new methods and in what way the society had revolutionized their ideas, how they revealed their thoughts. ठीक है, तो all that sort of things got to be understood through this chapter. So let me start the chapter. Let me start it from the French Revolution. It's a French society. Basically, the French Revolution, the incidents that are basically related to the occurrence or responsible for the occurrence of French revolutions, that are generally being started from the reign of Louis XVI. Louis XVI, he became a king in 1774, and at the time when he became a king, his age was 20 years. He got married to Marie Antoinette. She was the princess of Austrian Empire, and the French monarchy system was of war-worn dynasty. Louis XVI was from war-worn dynasty. Okay. So you may get 1 mark questions from such kind of informations. Okay. Now Louis XVI जो था, जब उसको राजा बनाया गया तो उसके लिए ये जो थ्रोन था, ये जो राज सिंहासन था, ये उसके लिए ऐसा नहीं था कि ये फूलों से भरा हुआ था। ठीक है, तो जिस समय द टाइम व्हेन ही बिकेम अ किंग, ठीक है, ही हैड टू फेस अ फाइनेंशियल क्रंचेस। उसे बहुत सारे वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा, उसे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। और वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे वो किस लिए हुए, क्योंकि लुइस 14 यानी कि उसके दादा के टाइम से ही फ्रांस जो है वो काफ़ी लंबे समय से बड़े बड़े युद्धों में द फ्रेंच आर्मी वाज इंगेज्ड इन वार्स। ठीक है, दे हैड स्पेंड देयर लॉट ऑफ मनी एंड टाइम ऑन वार। ठीक है, तो लुइस 14 के टाइम से ये स्थिति चलती आ रही थी, तो इसलिए बहुत सारा पैसा जो है वो आर्मी को मेंटेन करने में और रख रखाव में खर्च हो गया था। और दूसरी, जैसा कि इनका लैविश लाइफस्टाइल हुआ करता था उस समय, राजा मंत्री जो भी थे उनका जो लैविश लाइफस्टाइल था, तो टू फॉर मैनेज ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, दे हैड एक्सपेंडेड लॉट ऑफ मनी ऑन इट। ठीक है, तो इसीलिए लुइस 16 जिस समय राज सिंहासन पे बैठा तो उस समय फ्रांस का खजाना खाली था। एक कंडीशन ये जिसकी वजह से फ्रांस क्रांति के होने के जो कारण है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो एक कारण ये था, फ्रांस की क्रांति हुई थी लुइस 16 के दौरान के शासनकाल में, और उसका कारण क्या था कि लुइस 16 के पास खजाना खाली था। अब तीसरी बात ये थी कि उस समय लुइस 16 के शासनकाल में ही, एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ
Louis XVI, France had invested a lot of money, ठीक है, in American War of Independence. At there, they were supporting the British revolutionaries, ठीक है, against American revolutionaries against the British Army. फ्रांस ने अपना बहुत सारा पैसा, ठीक है, वहां पे ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, अपना ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ वहां पे जो अमेरिका में जो क्रांतिकारी थे उनके सपोर्ट में, उनको ट्रेन करने में, उनको आर्म्स एंड वेपन सप्लाई करने के लिए लगाया हुआ था. तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से वहां का खजाना खाली था. बाकी फिर हम लौट के आते हैं थोड़ा सा, तो उसमें देखिए, उसमें ये नजर आ रहा है अब जो फ्रांस का जो अपनी आर्थिक व्यवस्था थी, the French people, as they had led the kind of economic strategy in the country, that was basically the French society was divided in 3 estates. ठीक है, it was a part of their feudal system. French society was divided in 3 estates: estate 1, estate 2, estate 3. Now, estate 1 and estate 2, ठीक है, estate 1 and 2 are basically comprised with the people who were come up from the higher upper classes like king, nobles, or priest. They come off, they basically belongs to estate 1 or estate 2, ठीक है, and they had occupied a 60% of French land, agricultural land, ठीक है, under their possession. Although they were in minorities, the population of the people who were living in estate 1 and estate 2 are in minority. They were very less in numbers, okay? And they had occupied the major part of the land. Now, on the other hand, the people who were from estate 3, they were peasants, farmers, okay? And they had occupied, they were engaged. The 90% of population is from estate 3, and only few of them have their own land, ठीक है. Otherwise, rest of the people, rest of the farmers were forced to be worked in the land of king or nobles. Got it? So that was also the reason. Second most important part is this: in French society, some of the privileges were given. कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी जिसमें उनका फायदा जो था वो सीधे सीधे तौर पे सिर्फ राजा और मंत्रियों को हुआ करता था, ठीक है. तो उस समय जो है, जैसे सपोज करो, जैसे जो भी टैक्सेस लगाए जाते थे, जो भी कर लगाए जाते थे, जब भी राजा कोई कर लगाता था तो वो कर जो है वो सिर्फ estate 1 और estate 2 को वो पेड नहीं करना पड़ता था. दे वर exempted to pay taxes. On the other hand, estate 3, the people who were come up from estate 3, they were forced to pay all sort of taxes. उन्हें फोर्स किया जाता था, वो मजबूर थे कि उन्हें बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस तो पे करने ही पड़ते थे, उन्हें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे. जैसे सपोज करो, डायरेक्ट टैक्सेस मैं बोलता हूँ, जैसे टैथी नाम का टैक्स जो होता था वो बेसिकली चर्च कलेक्ट किया करती थी. वो उन्हें चर्च के रख रखाव और ये प्रिस्ट जो थे वो उससे कलेक्ट किया करते थे, तो वो लोगों को पेड करना ही पड़ता था, ठीक है. देन टैलिस टैक्स जो होता था, जो कि गवर्नमेंटल टैक्स होता था, जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ता था फार्मर्स को, ठीक है. अब उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते थे, जैसे छोटे मोटे टैक्सेस, जैसे नमक पे टैक्सेस, दालों पे टैक्सेस, ठीक है, छोटी मोटी जो एसेंशियल आइटम्स होती हैं उनके ऊपर टैक्सेस. तो इस तरह से कंडीशन, अब आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट द पीपल हु वर लिविंग इन एस्टेट 3, they were enforced to lead a very miserable condition, ठीक है. वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहने पे मजबूर थे. एंड most important thing you also had understood that the 90% of the population was lived in estate 3, ठीक है. The majority of the people were suffered, ठीक है. They were suffered and they got fed up from it, ठीक है. They were facing the financial crisis. Their life was completely ridden off by the poverty, ठीक है, unemployment, ठीक है, and they were not enjoying any sort of benefits, any sort of privileges, any sort of
opportunities that could able to uplift their condition. ठीक है, so they had completely, in short, they had completely lost the hope. ठीक है, so that was the condition. ठीक है, this was the condition, this was the whole condition. Now what was happened in between this, जब भी किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जब कमजोर व्यवस्थाएं बननी शुरू हो जाती हैं और उस समय अगर प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आ जाती है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, देश में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं. वी कॉल इट सबसिस्टेंस क्राइसिस. ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस. मैं इसकी तुलना जैसे आजकल आई वुड लाइक टू कोरिलेट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स विद एट प्रेजेंट व्हाट वी पीपल वर सफरिंग. आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है. ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में देखिए हम कैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. अगर हमारी कमजोर शासन व्यवस्था होती, अगर हमारा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो हमारा एक अथॉरिटी बॉडी है, अगर वो सही डिसीजंस ना ले तो देश में कैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, वो अराजकता को जन्म दे सकती हैं. तो ऐसी स्थिति उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में भी क्रिएट हुई थी. उस समय की जो स्थितियां थी उन्होंने सब्सिस्टेंस क्राइसिस को क्रिएट किया था. सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब जब देश में अनाज के उत्पादन की व्यवस्था जो है वो कम हो जाती है, अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है. ठीक है, फूड, अब जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, अनाज नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिलने की वजह से भूखमरी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं. ठीक है, और उससे अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है, विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस. ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो है वो फ्रांस में भी पैदा होनी शुरू हो चुकी थी. ठीक, नाउ अब इसमें एक चीज क्या थी, नाउ अब एक दूसरा फेस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. ये तो था पूरा कारण जिसने फ्रांस की क्रांति के होने का जो मुख्य कारण थे वो ये रहे. ठीक है, उस समय एट प्रेजेंट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट हैड बेसिकली grabbed the people to get involved in the revolution. अब बात आती है कि लोगों को विद्रोह तो पहले भी बहुत होते रहते थे, किसानों के विद्रोह होते थे, सैनिक भी विद्रोह किया करते, बहुत सारे विद्रोह होते थे इन सब सिस्टम के खिलाफ, लेकिन कभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी को नहीं मिली, इसी वजह से वो विद्रोह दबा दिया गया. नाउ इन द मीन टाइम ये 1750 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही कुछ लोग, अब पहले क्या था, पहले दो ही क्लासेस हुआ करती थी, एक अपर क्लास या लोअर क्लास. अब एक नई क्लास ने जन्म लेना शुरू कर दिया. ये जो नई क्लास थी इसे मिडिल क्लास कहा जाएगा. इस मिडिल क्लास में कौन लोग होते थे, जैसे ट्रेडर्स थे. ट्रेडर्स ये अलग अलग देशों में जाया करते थे, अलग अलग नई जगहों में जाया करते थे. ठीक है, एंड दे हैड ऑब्जर्व द सिस्टम ओवर देयर, दे हैड ऑब्जर्व द कल्चर, लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस ओवर देयर. ठीक है, और जब ये वापस आ रहे थे तो दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट. ठीक है, एंड उन्होंने भी व्यवस्थाओं में बदलाव की बातों को कहा. सिमिलरली उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे, वकील हो गए, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, तो इन सभी लोगों ने समाज की जो व्यवस्थाएं थी उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया और उन्होंने कुछ नए अपने सजेशंस जो हैं वो सामने देने शुरू किए कि देश की व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए. ठीक है, एंड दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द मोनार्ची सिस्टम एंड दे आल्सो लुकिंग ऑन टू देयर इम्पैक्ट, कि उनका जो एक एडवर्स अफेक्ट जो सोसाइटी पे पड़ रहा है, उनका जो एक दुष्प्रभाव जो है वो लोगों को उनकी जो अपॉर्चुनिटीज अपलिफ्टमेंट है उनमें रुकावट पैदा कर रहा है. ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्थाओं के लिए ऐसी फिलोसफीज रची जिसमें उन्होंने अधिकारों की बातें कही, समानताओं की बातें कही. ठीक है, तो हर फिलोसफर्स, हर दार्शनिक जो थे, दे हैड रिवील्ड देयर आइडियाज, एक्सप्रेस्ड देयर आइडियाज. ठीक है, इन्हीं में तीन बहुत मुख्य फिलोसोफर्स, उनकी फिलोसफीज जो हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पैदा किया है एक डेमोक्रेटिक सेटअप को सेट करने के लिए.
वो थी जॉन लॉके. He had written a book, Two Treatises of Government. Then Montesquieu. He had written a book, The Spirit of Law. And Jean-Jacques Rousseau. He had written a book, Social Contract. तो ये जो तीन फिलोसफर्स थे, इनकी फिलोसफीज को, क्योंकि इन तीनों का फील्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज जो था वो अलग अलग था. तो इसे इन तीनों की जो बातें थी वो लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस की. लोग कॉफ़ी हाउस में, ठीक है, कॉफ़ी शॉप्स में, अपने खुले में, कहीं भी जब भी कोई इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे होते तो वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते, ठीक है. और इनकी जो फिलोसफीज थी, ठीक है, इनकी फिलोसफीज जो थी वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब 1776 में हुई, जब अमेरिका जो है वो फॉर्म्ड हुआ, तो उस समय जो ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स थी, ठीक है, उनमें इनकी फिलोसफीज को जो है वो दर्जा दिया गया. तो इट वाज अ काइंड ऑफ दिस इंसिडेंट हैड आल्सो इंस्टिगेटेड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ठीक है. सो दे आल्सो हैड पार्टिसिपेटेड एंड मतलब दे हैड पार्टिसिपेटेड एंड दे वर they appreciated the things and they instigated themselves, ठीक है. उन्होंने अपने आप को इस तरह से जागृत किया, ठीक है. तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसमें इस तरह से ये सारे हुआ, इस तरह से इंसिडेंट्स हुए. और इस तरह से इन इंसिडेंट्स में जो इन्वॉल्व थे वो लोग, वो फिलोसोफर्स, ठीक है, और जो कंडीशंस थी, ये सारी की सारी आज मैंने आज के इसमें सेशन में आपके साथ डिस्कस की हैं. आप इन सबको अच्छे से सुनिए, समझिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको नोटबुक्स में लिख सकते हैं. जब भी हमारी क्लासेस लगेंगी, ठीक है, तो हम उसमें खुल के डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही है. आप इसको दोबारा से सुने. अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो क्लास है वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा, ठीक है. मंडे हाँ, मंडे को आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास से. इससे आगे का टॉपिक जो है वो मंडे को डिस्कस करेंगे. तो आज आपने इसको करना है. कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं 5 काउंट करूंगा. यू मस्ट गेट रेडी विद योर नोटबुक. 1 2 3 4 5. I hope you are ready with your notebook and pen. Now write down the questions. Question number 1. What are the economic conditions social conditions that are responsible for the outbreak of French Revolution? Question number 2. Explain the impact of division of society in states in the French. ये 2 क्वेश्चंस करिए आज, ठीक है. ये क्वेश्चंस आपने 60 वर्ड्स में करना है. 60 वर्ड लिमिट, 60 to 80 की वर्ड लिमिट में करना है, ठीक है. कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको लिख के रखिएगा, कोई बात नहीं. आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी लिख सकते, पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच.